Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. आज भी हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा. So be attentive, be an optimist. Let's start. लिली में जनरली लीफ स्क्रॉच होता है. वो किसकी वजह से हो रहा है? ये देख सकते हैं यहाँ पे लीफ स्क्रॉच व्हाइट कलर के से पैचेस पड़ गया है लीफ टिप में. ये क्यों होता है? यू ट्राई टू आंसर. द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड. लीफ स्क्रॉच का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर ऑप्शन में सिर्फ एलिमेंट दिया गया है, इसीलिए आपको कैल्शियम में क्लिक करना है. तो दी आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम. सो कैसा होता है, क्या क्या रीजन हो सकता है लीफ स्क्रॉच का, देखेंगे. लीफ स्क्रॉच को ऑल्सो हम बोलते हैं लीफ बर्न, लीफ विल्ट, सन स्क्रॉच, ये सारे नेम है, सिनोनिमस है. तो फिर क्या होता है, ब्राउनिंग ऑफ प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू में ब्राउन कलर आ जाता है. लीफ मार्जिन एंड लीफ टिप्स जनरली अफेक्ट होता है. येलो कलर भी पड़ सकता है, डार्कनिंग भी हो सकता है, बहुत सारे सिम्टम्स है. वेन्स एंड रिब्स, वो सारे के सारे मतलब सिम्टम्स हो कर सकते हैं. विल्टिंग हो सकता है, एब्सिशन ऑफ द लीफ हो सकता है, एब्सिशन लेयर फॉर्म हो सकता है लीफ में. ओके, लीफ स्क्रॉच होने का बहुत सारे कारण है, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ. सॉइल कॉम्पैक्शन की वजह से लीफ स्क्रॉच हो सकता है. ट्रांसप्लांट शॉक, मतलब जब ट्रांसप्लांट आप कर रहे हैं, अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तभी लीफ स्क्रॉच हो सकता है. न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अभी हमने देखे क्वेश्चन में. ड्रॉट, सॉइल टॉक्सिसिटी एंड हर्बिसाइड इंजुरी, ये सारे कॉज हो सकते हैं लीफ स्क्रॉच के. लीफ स्क्रॉच जनरली लिली में देखा जाता है. कौन सा लिली? जो लिली ग्रीन हाउस में ग्रो किया जाता है, और जनरली पॉटेड प्लांट्स में देखा जाता है. जो ग्राउंड में ग्रो होता है, जो नेचर में ग्रो होता है, उनमें दिखा नहीं जाता लीफ स्क्रॉच डिजीज जनरली, पर हो सकता है. ओके, डेफिशिएंसी इन कैल्शियम, अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगा तो फिर उसका कोई भी कॉज होगा. बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकता है, और कोई एलिमेंट अगर कैल्शियम की जगह ले ले, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर टॉक्सिसिटी आ जाए तभी कैल्शियम लॉस हो सकता है. मतलब बता देता हूँ, अगर फ्लोराइड ज़्यादा हो जाएगा सॉइल में तो फिर क्या होगा, फ्लोराइड टॉक्सिसिटी हो जाएगा, तो फिर कैल्शियम प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा. ये एक टिपिकल रीजन है कैल्शियम लेस का. ओके, और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर एक रैपिडली ग्रोइंग फोलिएज है, मतलब एक प्लांट का पार्ट है, एक लीफ पार्ट है जो कि रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो फिर क्या होगा, रैपिड ग्रो करेगा मतलब उसे प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा. इसीलिए वो ट्रांसपिरेशन लेस करता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन लेस करने से वाटर सेविंग होता है. इसीलिए हम ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी इविल भी बोलते हैं. वो जरूरी है पर अच्छा नहीं है प्लांट के लिए. तो फिर कैल्शियम ट्रांसपोर्ट टू द लीफ में बी रेस्ट्रिक्टेड. हाई ह्यूमिडिटी लेवल सो दैट स्लो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ओके, अगर ट्रांसपिरेशन रेट धीमी पड़ जाएगा, कैल्शियम ट्रांसफर नहीं हो पाएगा लीफ में. अगर लीफ को कैल्शियम नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, लीफ में कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएगा. लो कैल्शियम लेवल इन द यंग एक्सपेंडिंग foliage कैन इंक्लूड टिप बर्न एंड कंट्रीब्यूट टू लीफ स्क्रॉच. अगर कैल्शियम लीफ में नहीं पहुंचा तो फिर सिम्टम शुरू हो जाएगा. सिंपल. मैंने जैसे कि पहले बताया, ट्रांसपिरेशन लेस होने से आपको लीफ स्क्रॉच डिजीज का सिम्टम्स आ जाएगा, और ये ज़्यादा देखा जाता है पॉटेड प्लांट्स में एंड ग्रीन हाउस लिली में. तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, आप एयर मूवमेंट को प्रमोट कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन की ज़रूरत है. तो फिर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन जो लेस हो रहा था वो ये एयर मूवमेंट उसे सब्सटीट्यूट कर लेगा. तो फिर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट वर्चुअली बढ़ जाएगा, और रूट में जो कैल्शियम है वो जाकर लीफ में पहुंच पाएगा. इसीलिए लीफ को सफिशिएंट कैल्शियम मिलेगा और लीफ स्क्रॉच नहीं होगा. और एक रीजन था फ्लोराइड. नेचुरली अगर हम पॉटिंग मिक्सचर ले रहे हैं उनमें फ्लोराइड बहुत ही ज़्यादा होता है. कैसे आप बताएंगे फ्लोराइड कहाँ से आता है? अगर जो हम सुपर फॉस्फेट ले रहे हैं उनमें तो फ्लोराइड होता ही है, और कमर्शियल फर्टिलाइजर में भी होता ही है. परलाइट हम एक लेते हैं, ओके, परलाइट, वर्मिकुलाइट, ये सब हम लेते हैं सॉइल मीडिया में, वहां पे भी आपको फ्लोराइड मिलेगा.
तो इतना ज़्यादा फ्लोराइड हो गया तो फिर फ्लोराइड टॉक्सिसिटी तो होगा और कैल्शियम नहीं मिलेगा, इसीलिए लीफ स्क्रॉच होगा। सिंपल। टॉपल ऑफ लिली इज ऑल्सो नोन एज, मतलब टॉपल ऑफ लिली एक डिजीज है लिली में। ये आप देख सकते हैं, ये फिगर लीफ में कैसा स्पॉट आ गया है, तो ये है टॉपल ऑफ लिली। तो ये एक्चुअली है क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सारे एमसीक्यू वीडियो देखने के बाद आई फाउंड दैट देयर इज लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसीलिए मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन के साथ साथ सारे के सारे ऑप्शन भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एग्जाम में कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा, कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, ना आपको पता है ना मेरे को पता है। तो फिर मैं आपको इसी तरह प्रिपेयर करूंगा जैसे कि कोई भी सवाल आ जाए आप सही ऑप्शन पे क्लिक कर सके। ओके, द आंसर इज ऑप्शन ए बॉर्डरट। ओके, बॉर्डरट याद रखिए, टप्पल ऑफ लिली। ओके, ये किस लिए होता है, लिली डिजीज के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे डिजीज हैं लिली में, सारे के सारे हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है डिजीज के लिए। इन लिली केस ऑल्सो सेम थिंग। अगर हम फंगल लीफ पैथोजन की बात करें, ओके, लीफ पैथोजन, तो इसका कल्प्रिट है बोट्रिटिस एलिप्टिका। ये वो करता है लिली डिजीज इन लीफ। ओके, अगर सॉइल बॉर्न की बात करें, वो भी एक फंगस करता है, फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरम। ये भी लिली में डिजीज करता है, पर ये सॉइल बर्न है, ये लीफ बर्न नहीं है। राइजोक्टेनिया सोलानी ऑल्सो लीफ के मतलब लिली के बल्ब को अफेक्ट करता है और उसे डैमेज करता है, ये याद रखिए आप। और कुछ वायरस है जैसे कि ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस, ये भी लिली को अफेक्ट करता है। नाम तो ट्यूलिप है पर अफेक्ट करता है लिली को। ओवरऑल ब्राउन स्पॉट अपीयर ऑन द लीफ, समटाइम्स स्प्रेडिंग until most of the leaf is destroyed। ये जो ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस है बहुत ही स्प्रेडिंग नेचर का है। ऑब्वियसली वायरस तो होता है स्प्रेडिंग नेचर का। समटाइम ऐसे होता है ब्राउन कलर का स्पॉट तो आ जाएगा, उसके बाद पूरी की पूरी लीफ डिस्ट्रॉय कर लेगा। कौन सा वेराइटी फ्लोराइड इंजुरी से ससेप्टेबल है? ओके, आपको बताना है। ट्रोपिक्सी, स्नो प्रिंसेस, प्रिसिला, इंद्राणी, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट वेराइटीज है। किसका वेराइटीज है और क्यों फ्लोराइड इंजुरी से ये ससेप्टेबल है, हम सब डिस्कस करेंगे। यू ट्राई टू आंसर। द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। द आंसर इज ऑप्शन बी, स्नो प्रिंसेस। स्नो प्रिंसेस वेराइटी फ्लोराइड इंजुरी से ससेप्टेबल है, याद रखिए। तो फिर स्नो प्रिंसेस किसका वेराइटी है? स्नो प्रिंसेस ग्लैडियोलस का भी हो सकता है और लिली का भी हो सकता है। एक्चुअली लिली नहीं है, हम स्वीट एलिसम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्वीट एलिसम का साइंटिफिक नेम है लोबुलरिया मैरिटिमा। ये चीज याद रखिए, स्वीट एलिसम का साइंटिफिक नेम ये है। और स्नो प्रिंसेस एक एक्साइटिंग न्यू वेराइटी ऑफ लोबुलरिया हाइब्रिड। तो फिर क्या होता है, क्या स्पेसिफिकेशन होता है स्नो प्रिंसेस में? ये एक्सट्रीमली विगोरियस प्लांट है, ओके, एंड वेजिटेटिव पेटूनिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये एक ऐसा प्लांट है कहीं पे भी ग्रो कर सकता है, बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होता है इसका। इसी का प्रॉपर्टीज इस लोबुलरिया हाइब्रिड में है, मतलब इस स्नो प्रिंसेस में है। हालांकि स्नो प्रिंसेस एक स्वीट एलिसम का वेराइटी है, पर ये पेटूनिया जैसा वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, ये याद रखिए। और स्वीट एलिसम के बारे में जानना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में स्वीट एलिसम बहुत ही बार पूछा गया है। दिस हर्बासियस प्लांट इन द मस्टर्ड फैमिली बिलोंग करता है, ब्रासिकासी। बेडिंग प्लांट में बहुत यूज करते हैं इसको। बेडिंग प्लांट अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप हमारे हॉर्टिकल्चर, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहां पे हम डिफरेंट पर्पज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स डिस्कस किए हैं, उनमें बेडिंग प्लांट भी है, मतलब बेड बनाने के लिए गार्डन में डिफरेंट पार्ट्स में हम यूज करते हैं, वहां पे डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्नो प्रिंसेस वेराइटीज है, पर ये स्वीट एलिसम का है, ना कि ये लिली का है, ना कि ये अदर कोई प्लांट वेराइटी का है। ग्लैडियोलस का भी स्वीट
दिस वेराइटी अवेलेबल, बट दिस इज स्वीट एलिसम। जैसे कि मैंने बताया आपको, स्नो प्रिंसेस वेराइटी ग्लैडियोलस का भी है, यहाँ पर आप देखिए, और ये भी फ्लोराइड एरिया से ससेप्टेबल है। जहां पे भी फ्लोराइड एरिया मिलेगा वहां पे स्नो प्रिंसेस एक इंडिकेटर प्लांट की तरह काम करेगा। ओके, ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि स्नो प्रिंसेस फ्लोराइड इंजुरी से ससेप्टेबल है। अगर फ्लोराइड इंजुरी की बात आए तभी आप क्लिक करेंगे स्नो प्रिंसेस पे। क्राउन बर्ड एंड ब्रैक्ट बर्ड, ये सारे किस फ्लावर में दिखा जाता है? अगर हम क्राउन बर्ड एंड ब्रैक्ट बर्ड की बात करें, वो बहुत सारे प्लांट में दिखा जाता है, पर यहाँ पे स्पेसिफिक फ्लावरिंग प्लांट दिया गया है, तो फिर चूज कीजिए कौन सा वाला सही है। द आंसर इज ऑप्शन ए, क्राइसैंथेमम। पर यह बहुत सारे प्लांट में दिखा जाता है। और क्राउन बर्ड एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये याद रखिए। ब्लाइंडनेस भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्राउन बर्ड भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या होता है, क्राइसैंथेमम जनरली एक शॉर्ट डे प्लांट है, ये याद रखिए। पर थोड़ी देर बाद, शॉर्ट डे रहने के बाद, अगर क्राइसैंथेमम को हम लॉन्ग डे में ग्रो करेंगे तो फिर इसमें क्राउन बर्ड आना ही आना है। ये डिजीज तो होगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या होगा, बर्ड डेवलपमेंट इज सिवियरली रिटार्डेड एंड इन प्रकार ब्रैक्ट बिकम ग्लोसी एनलार्ज्ड। ओके, ब्रैक्ट ग्लोसी होकर एनलार्ज हो जाएगा और बर्ड डेवलपमेंट नहीं होगा। ये होता है क्राइसैंथेमम में। फ्लोराइड इंजुरी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। फ्लोराइड इंजुरी दिखा जाता है स्वीट एलिसम में और एक प्लांट जो कि ग्लैडियोलस में। ग्लैडियोलस का वीडियो हमारे आपको मिल जाएगा ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के प्लेलिस्ट में। क्राइसैंथेमम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्लैडियोलस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो फिर ये चीज आप आंसर कर सकते हैं। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म इज सीन इन। पहले तो मैं बता देता हूँ, जियोट्रोपिज्म एक फेनोमेनन है, पर यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म मतलब यहाँ पे एक डिजीज के बारे में पूछा गया है। द एक्चुअल क्वेश्चन इज, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म इज ए डिजीज सीन इन व्हिच ऑर्नामेंटल प्लांट? द आंसर इज ग्लैडियोलस। क्या होता है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में क्या होता है, सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ग्लैडियोलस, रोज, क्राइसैंथेमम, लोटस हम डिस्कस कर चुके हैं। वेराइटीज, प्लांट प्रोटेक्शन, डिफरेंट थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर वीडियोस। प्लांट ग्रेविटी के किस तरफ ग्रो करता है, वही होता है एक्चुअली ट्रोपिज्म। ओके, एक ग्रोथ रेस्पॉन्स व्हिच ए प्लांट मेक्स विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शनल स्टिमुलस इज ए ट्रोपिज्म। अगर सनलाइट के तरफ प्लांट ग्रो करेगा तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे, वो अपोजिट टू ग्रेविटी, इसलिए हम उसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अगर रूट की बात करें, वो ग्राउंड की तरफ रूट एंड मिनरल्स सॉइल में ग्रो करेगा तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ये तो बहुत आसान सा है। पर ग्लैडियोलस में एक डिजीज है, डिस्कस करेंगे। एक डिजॉर्डर है ग्लैडियोलस में। ओके, ब्लाइंडनेस, इट इज ड्यू टू अनफेवरेबल क्लाइमेट। क्लाइमेट की वजह से ब्लाइंडनेस होता है। ये हमारे पर्पज की बात नहीं, हमारे टप्पल एंड बॉड रॉट भी होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी के वजह से। हमने ये डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन। सो इसको कैसे ठीक करना है, कैल्शियम स्प्रे करना है। ये भी हमारे पर्पज नहीं है, हमारे पर्पज ये है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इट इज ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन प्लांट टिप में बहुत ही ज्यादा होता है और ये मूवमेंट में हेल्प करता है। तो फिर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ऑक्सीजन की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। और जब ऑक्सीजन वर्टिकली ट्रांसपोर्ट होगा तो फिर ग्रोथ भी वर्टिकली होगा, इसीलिए प्रॉब्लम होता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है। एमएस रांधवा, उनके बहुत सारे बुक है फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड, ये आप याद रखिए। ये उनकी फोटो है, ये प्रीवियसली आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, जानते हैं। ब्यूटीफुल गार्डन लिखे थे मोहिंदर सिंह रांधवा ने, जिसको हम शॉर्टली बोलते हैं एमएस रांधवा। एंड ही वाज ए पंजाबी सिविल सर्वेंट एंड बोटानिस्ट
as well as historian, art and culture promoter. ओके, एजुकेशन लिए थे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, और ये सिर्फ ब्यूटीफुल ऑफ गार्डन नहीं लिखे थे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी इन इंडिया बुक भी लिखे थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी लिखे हैं। आप पढ़ सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी, अमेजन में अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉर्ड ब्लास्ट, जो कि हम MCQ 13 में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए डिस्कस करने की कोई मायने नहीं बनता, सिर्फ मैं शॉर्टली बता देता हूँ। बॉर्ड ब्लास्ट एक एनवायरमेंट रिलेटेड डिजीज है। ब्लीच्ड पेटल्स ऑल्सो एनवायरमेंट रिलेटेड डिजीज है। यहाँ पे ये कंफ्यूज कर रहा है, बॉर्ड ब्लास्ट एंड ब्लीच्ड पेटल एनवायरमेंट रिलेटेड डिजीज, ये हम MCQ 13 में डिस्कस कर चुके हैं। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये दोनों फिजियोलॉजिकल में आते हैं। बॉर्ड ब्लास्ट सिर्फ और सिर्फ क्राइसैंथेमम में दिखा नहीं जाता है, ये लिली में भी दिखा जाता है, अल्स्ट्रोमेरिया में भी दिखा जाता है। अगर हम स्पेसिफिक बॉर्ड ब्लास्ट क्राइसैंथेमम की बात करें, तभी ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये एक एनवायरमेंट बेस्ड डिजीज है। बॉर्ड ब्लास्ट से मिलता जुलता एक डिजीज है बॉर्ड बोरर, जो कि क्राइसैंथेमम में बहुत ही ज्यादा दिखा जाता है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट किया ताकि आपको याद रखने में इजी होगा। हेलिकोब्रा आर्मिलारिया नॉक्चुरल मॉथ, मतलब फैमिली नॉक्चुइडे, आपको पता ही होगा। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट हेलिकोब्रा। फीड ऑन वेरी यंग टर्मिनल शूट, यंग foliage एंड फ्लावर बर्ड्स एंड हेड्स, राउंड होल्स इन बर्ड्स एंड फ्लावर हेड्स। देखिए बर्ड्स में राउंड होल्स बना देगा, तो फिर बॉर्ड कैसे होगा, बॉर्ड बोरर इसलिए बोला जाता है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्ड बोरर कैसा होता है। बॉर्ड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऐसे आपको मिलेगा फ्लावर पे। तो फिर पहले तो मैन्युअली आप कलेक्ट करेंगे और किल कर देंगे सारे के सारे लार्वा को। उसके बाद अगर आप नेचुरल तरीके से आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, 1% NSK स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो केमिकल फाइनल मिथाइल पैराथियन, इथनोफ्रेक्स, ये सारे के सारे यूज कर सकते हैं। जैसे पहले हम नेचुरोपैथी में जाते हैं, उसके बाद होम्योपैथी में जाते हैं, फाइनली अगर अच्छा नहीं हुआ तो एलोपैथी में जाते हैं। इसी तरह पहले मैनुअली करते हैं, उसके बाद नेचुरोपैथी में अप्लाई करते हैं, उसके बाद फाइनली केमिकल स्प्रे करते हैं। अगर कार्नेशन की बात करें तो फिर फ्लावर प्रोडक्शन किसके वजह से नहीं होता है, कर्ली टिप, ग्रासिनेस, लिपिनेस, कैलिक्स स्प्लिटिंग, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। कैलिक्स स्प्लिटिंग जनरली दिखा जाता है क्राइसैंथेमम में, और इसका आंसर ग्रासिनेस ही होगा, ये तो मेरे को पता ही है। देखते हैं क्यों होता है। एग्जाम में कौन सा वाला सवाल आएगा ना आपको पता है ना मेरे को पता है, इसलिए मैं बहुत सारे इंपोर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का लिस्ट बना दे रहा है। तो फिर कोई भी सवाल आए आप इसको रट्टे मार लेना और इसमें से आपको क्लिक करना है। तो फिर पहले तो आंसर बता देता हूँ, ग्रासिनेस, जैसे कि मैंने बोला ग्रासिनेस की वजह से फ्लावर नहीं आता है। इन कार्नेशन स्पेसिफिक प्लांट की स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्नेशन का फ्लावर नहीं आना कौन सा वाला डिसऑर्डर है, इंसेक्ट पेस्ट और पैथोजेन और फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंट, तो आंसर होगा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। मैंने सारे लिस्ट बना लिए। रोज का अगर बात करें, बुल हेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्वेशन, बेंट नेक, लिम्प नेक, ये सारे के सारे डिजीज रोज में आता है अगर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ। कार्नेशन में जैसे कैलिक्स स्प्लिटिंग, ग्रासिनेस, लिपिनेस। ओके, कैलिक्स स्प्लिटिंग मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्राइसैंथेमम में दिखा जाता है कैलिक्स स्प्लिटिंग बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से, वो भी मैं बता दूंगा। क्राइसैंथेमम में क्राउन बॉर्ड फॉर्मेशन, प्री मैच्योर बर्डिंग, यहाँ पे देखिए क्राइसैंथेमम में क्राउन बॉर्ड एंड प्री मैच्योर बर्डिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ओके, ग्लैडियोलस, ब्लाइंडनेस ड्यू टू अनफेवरेबल क्लाइमेट, टप्पल बॉर्ड रॉट ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ड्यू अन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टिक्स, ये सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं आज के वीडियो में। ओके, तो फिर नो नीड टू एक्सप्लेन मच। ड्राई सेपल इंजुरी, ये भी एक बहुत ही डेडली डिजीज है, अगर होगा तो सारे इकोनॉमिक लॉस। कौन सा प्लांट में होता है, एंथुरियम, ऑलरेडी हम हमारे एंथुरियम ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
लिली भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्चिड्स भी डिस्कस कर चुके हैं। सेपल इंजुरी दिखा जाता है ऑर्चिड्स में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑप्शन सी ऑर्चिड्स। और भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर है, वो भी आपको याद रखना है, उनमें से काफी नहीं होगा। अगर लिलियम की बात करें, बॉड ब्लास्ट डिजीज ड्यू टू हाई प्रेशर एट द टॉप, ये याद रखिए, हाई प्रेशर होने की वजह से बॉड ब्लास्ट होता है लिलियम पे, मतलब लिली पे। ऑर्चिड्स में देखिए, ड्राई सेपल इंजुरी ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ इथिलीन, इथिलीन बहुत ही खराब है, बोथ ह्यूमन के लिए, बोथ प्लांट के लिए, बोथ एनिमल के लिए, सबके लिए इथिलीन बहुत ही ज्यादा खराब है। एंड ड्राई सेपल पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकता है। अगर मैंगो की बात करें, ब्लैक टिप ड्यू टू नियर ब्रिकलिन स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज, आपको पता ही होगा स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज अल्फांसो में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये आया था IBPSFO में। लिटिल लीफ ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी। अगर बनाना की बात करें, इम्प्रॉपर बंच फिलिंग ड्यू टू पोटेशियम डेफिशिएंसी। अगर साइट्रस की बात करें, ग्रैन्युलेशन स्प्रे लाइम एक्सटेंथेमा ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी, येलो लीफ ड्यू टू मॉलिबेडम डेफिशिएंसी। ग्रेप्स की बात करें, हेन एंड चिकन एंड मिलेंड्रा ड्यू टू बोरोन डेफिशिएंसी। ये सारे आप याद रखेंगे, मेक श्योर दैट। कौन सा फ्लावर इथिलीन सेंसिटिव है, मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे फ्लावर, बहुत सारे प्लांट इथिलीन के लिए बुरा होता है, एनिमल के लिए भी, ह्यूमन के लिए भी, सारे के सारे जीव के लिए इथिलीन बुरा होता है। ओके, तो फिर आंसर आपको पता ही होगा। मैं अगर क्लिक करूंगा तो ऑल पे क्लिक कर दूंगा, पर देखते हैं क्या होता है आंसर। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे प्लांट के लिए एक्सेप्ट लिली, लिली में इथिलीन का इतना ज्यादा असर नहीं होता है, अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तभी प्रॉब्लम होगा। तो इथिलीन सेंसिटिव फ्लावर्स आप याद रखेंगे, ऑर्चिड्स, डेल्फिनियम, सम वेराइटी ऑफ रोज, पॉटेड मिनी रोज, जेरानियम, हिबिस्कस एंड कार्नेशन, ये सारे के सारे अफेक्ट होता है इथिलीन की वजह से। The dried petals on these daffodils are another telltale sign of damage from ethylene। अगर इथिलीन ज्यादा होगा तो फिर डैफोडिल्स में ड्राइड पेटल दिखा जाएगा। So this is end of my lecture. If you have any doubt, go for comment section, comment me, I will definitely answer you. Save tree to save life. All the best for your exam. Thank you.